तो हम लास्ट पीरियड में हमने देखा था शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक स्वास्थ्य क्या है। उसमें हमारा शारीरिक, मानसिक हो चुका है। अभी हम आध्यात्मिक देखेंगे। तो इसके ऊपर कोई बताएगा कुछ? आध्यात्मिक स्वास्थ्य किस तरह हमारा अच्छा होता है या बुरा होता है, उसका प्रभाव क्या पड़ता है? जैसे मैडम, सात्विक गुण अगर बढ़ गए तो आत्मिक विकास होता है, सत्व वृद्धि होती है, ऐसा, और आत्मा का विकास हो सकता है, ऐसा लगता है। देखिए, कभी जैसे कुछ लोग देखते हैं ना कि जो किसी चीज में विश्वास नहीं करते, बहुत गुस्सेल होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं लोग? नास्तिक है बहुत। अरे उन्हें किसी चीज का भी डर नहीं होता है। लेकिन जो लोग आध्यात्मिक मीन्स ऐसा नहीं कि सिर्फ पूजा पाठ कर रहे हो, कि कुछ लोग ऐसे स्वभाव से बहुत अच्छे होते हैं कि मतलब ज्यादा ज्यादा सच बोलना, अच्छा व्यवहार रखना, प्राणी मात्रा से प्रेम करना, मतलब हर चीज पे। यानी उनका एक स्वभाव की एक स्वाभाविक गुण रहेंगे। तो उनकी सोच, तो ये सब चीजें कैसा है, एक तो संस्कार बोलेंगे और फिर आध्यात्मिक। तो आध्यात्मिक यानी सभी घर का होगा कि जो जो हम अच्छी चीजें बताते हैं। अभी हर कास्ट का वो चीज है कि कुछ प्रेयर, प्रार्थना जो भी है वो मतलब क्या होता है कि उनके मन में वो अच्छी चीजें आते रहती है। उनका मतलब जो कहते हैं कि जैसे एक छोटा बच्चा, जैसे मिट्टी है, तो मिट्टी जब तैयार होती है उससे हम चाहे जो उसको, चाहे घड़ा बना ले, चाहे कुंडी बना ले, जो चाहे उसको रूप दे दे। तो उसी तरह कहा गया है कि जो छोटे बच्चे भी होते हैं वो एक मिट्टी है, उसे जैसा चाहे हम आकार दे सकते हैं। अभी देखिए कि जो छोटे बच्चे होते हैं एडॉप्ट करते हैं, अब वो जिस घर में जाता है, अब वो बच्चा किसका है किसी को पता होता है, लेकिन जिस घर में भी उसे ले जाया जाता है उसके अनुरूप वो ढल जाता है ना। तो वो क्या हुआ, उस घर के वो संस्कार हुए। तो उसी तरह के जैसे हमारा आध्यात्मिक स्वास्थ्य, तो महात्मा गांधी ने कहा है कि जैसे हमारे शरीर के लिए जैसे सारी चिकित्सा जरूरी है, जल, मिट्टी, जैसे पंच तत्व से, वैसे हमें एक आध्यात्मिक इसकी भी बहुत राम नाम यानी अच्छी सोच। अगर हमने किसी के ऊपर कितनी भी चिकित्सा की, कितना भी उसका ट्रीटमेंट दे दिया, लेकिन अगर उन्हें उस चीज पे विश्वास नहीं है, तो वो व्यक्ति आसानी से हम तो कहेंगे ठीक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि विश्वास होना बहुत जरूरी है। एक छोटी सी चीज लीजिए कि जैसे कोई पेशेंट हॉस्पिटल जाता है और क्या बोलते हैं पता है कि हाँ डॉक्टर ने मुझे भी इंजेक्शन दे दी और गोली खा लूंगा तो मुझे एकदम अच्छा लगेगा। तो वो क्या हो गया, उसका एक विश्वास हुआ कि नहीं, मुझे अभी गोली दी है और इंजेक्शन दे दे तो मैं अभी बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। लेकिन वही हीलिंग अगर तुम 2 दिन रेस्ट करो, एक सिंपल सा बुखार है, जख्म है, तो वैसे भी हल्दी का दूध वगैरह पी के उसके अंदर तुम जख्म क्लीन करके ऐसे जैसे एक कमर मुड़ी का एक पत्ता आता है, वो घाव के लिए बहुत बेस्ट है। मेरे पापा वेटनरी डॉक्टर थे, तो उन्हें जो है ना काफी चीजें पता थी। तो उन्होंने, मैंने बड़ी से बड़ी जख्म देखी, उन्हें कई बार ऐसे लग जाता था ना, तो एक पत्ता आता है, अभी कॉलेज में दिखाऊंगी मैं, अपने कॉलेज की इसमें भी ग्राउंड में भी है, तो उसको बोलते हैं कि कमर मुड़ी का पत्ता। तो उसको क्या करते थे, 8-10 पत्ते तोड़े और ऐसे हथेली पे लेके उसको ना मसल लेते थे, हथेली पे सिर्फ, और उसकी कुछ बूंदे बोले या उस जख्म पे ऐसा लगा कर छोड़ देते थे। तो उन्हें ना कभी ये वो होते ना इंजेक्शन वगैरह, ना ना उसकी जरूरत पड़ी, ना कुछ प्रॉब्लम हुआ, ना धनुर्वात हुआ, हुआ ही नहीं उन्हें कुछ ऐसा कभी। अभी 72 ईयर ओल्ड जब थे वो, उनका अभी एक्सपायर हो चुके पापा, तो ये कई चीजें वो वैसे ही कर लेते थे। तो पहले के लोगों में ये चीजें पता होती थी। फिर दादी जैसे बोलते थे दादी माँ का बटुआ, ऐसे कई बुक्स आती है, तो हमारे दादी नानी जो होती थी ये चीजें बताती थी कि ये चीज कर लो तो वैसा होगा, वो चीज कर लो तो वैसा होगा। तो वही चीजें फिर हम क्या करते, हमारी मम्मी हमें बताती, हम अपने बच्चों को बताते, यानी परंपरा अनुगत ऐसे आगे जाती थी। अभी क्या होता है कि छोटी छोटी चीजों पे जैसे पहले बच्चों को कुछ प्रॉब्लम है ना तो घरेलू उपचार करते थे, लेकिन अभी जरा सा भी कुछ हुआ तो नए लोग हैं जो थोड़ी सी भी जैसे पेट फूल गया, कुछ हो गया, तो वो हॉस्पिटल लेके चल जाते हैं जरा जरा सी बात के लिए। लेकिन पहले के लोग इतने डॉक्टर भी नहीं थे
और वो घर में ही आजू बाजू से पूछ के जिनको पता होता था तो वैसे ही चीजें उनका काम बन जाता था। तो हम आध्यात्मिक ये देख रहे थे कि जैसे एक गुलाब का फूल है, तो गुलाब का फूल एक हमारा शरीर है और जो उसकी सुगंध है वो आत्मा है। तो हम क्या करते हैं कि जैसे हमारे घर के लिए हम लोग बहुत सोचते हैं, गाड़ी का रख रखाव, नई गाड़ी जब लेते हैं ना, उसको बहुत साफ सफाई से रखना, संभाल के रखना, उसकी सर्विसिंग करवाना, धो के पोंछ के सब कुछ करते हैं हम। हमारे घर के लिए हमें महंगी से महंगी चीज चाहिए, महंगा सा कलर चाहिए, महंगा सोफा चाहिए, सब कुछ जबकि ये घर हमारा परमानेंट नहीं है, परमानेंट बिल्कुल नहीं। हम बोलेंगे मैडम कैसे बता रहे, ये दुनिया में हम मेहमान ही है। कि कोई ऐसा है जो आज तक ऐसा कोई हुआ, बड़े से बड़ा बादशाह बोलो, ऋषि मुनि बोलो, कि जो आज तक यहाँ अमर होकर रहे? कोई भी व्यक्ति यहाँ अमर होकर नहीं रहने वाला, उनका एक टाइम पीरियड है। कोई 100 साल जिएगा, कोई 50 साल जिएगा, कोई 10 साल में ही निकल लेगा। तो ये जो है, हम यहाँ के मेहमान है, लेकिन हम अपने इन चीजों का बहुत ध्यान देते हैं। लेकिन जिस शरीर में हमारी आत्मा रहती है उसकी हमें बिल्कुल भी चिंता नहीं। ये आत्मा का रहने का एक घर है हमारा शरीर, लेकिन उसका अगर हम रख रखाव नहीं करेंगे तो क्या है, जब इंसान की डेथ होती है तो मतलब वो आखिरी सांस से जब उसकी आत्मा निकल जाती है तो बॉडी ठंडी हो जाती है, वो उसकी डेथ होगी समझ लो। जब तक उसके शरीर में प्राण है, कभी देखो व्यक्ति 10-10 साल 15-15 साल बेड पे रहते, कुछ भी नहीं कर पाते, वो जूस पे बोलो या कुछ मेडिसिन पे, सलाइन पे जिंदा रहते, ना हिलते हैं, ना डुलते हैं, ना कुछ बोल पाते हैं, बस उनकी सांसें चलती रहती। तो क्या है उसके अंदर, वो एक आत्मा, जब तक वो शरीर से प्राण नहीं निकलते तब तक वो इंसान जिंदा है। लेकिन उस जीवन को कोई मतलब नहीं कि हम अगर बेड पे पड़े हैं सालों साल, तो करने वाला व्यक्ति तो करता है, लेकिन हमें कितनी तकलीफ है, जो व्यक्ति बेड पे है उसकी तकलीफ तो उसे ही पता है। तो इसी तरह हमें आध्यात्मिक स्वास्थ्य में यह होना चाहिए कि हमारा मन, और देखो हमारा शरीर, मन और आत्मा, ये तीनों का मिलन ही हमारा स्वस्थ शरीर है। इसलिए बताया ना, इसमें आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक, इसमें से अगर हमारा एक चीज भी अगर खराब हो गई तो हमारा स्वास्थ्य खराब होता है। तीनों ही चीजें हमें, अब सोचो कि तुम बहुत हेल्दी हो, बहुत अच्छे हो, शरीर चुस्त दुरुस्त है, तुम्हारा सब कुछ अच्छा है, लेकिन मन का विकार है, मन तुम्हारा उदास है, कोई चीज में तुम्हारा मन नहीं लग रहा, कोई चीज तुम्हें अच्छी नहीं लग रही, तो तुम्हारा शरीर अच्छा होने का मतलब ही नहीं है। तुम जहाँ बैठे हो वहीं बैठे रहोगे, कोई काम में मन नहीं लगेगा, तुम्हें खुशी मतलब किसी चीज से तुम्हें मतलब नहीं होगा। उस शरीर का कोई मतलब है क्या, बोलिए? क्या एंजॉय कर पाओगे, काम कर पाओगे कोई मतलब अच्छे से? कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो इसीलिए कहते हैं कि अभी मैंने जैसे बताया कि गुलाब का फूल शरीर है और आत्मा सुगंध है। अब बुरे चरित्र के जो लोग होते हैं निरोगी नहीं रह सकते। कैसे? जिनका देखा होगा कि एक हम एक आधा चोर पकड़ ले, तो वो क्या रहेगा कि वो सोचते रहेगा कि अब वो प्लानिंग करते रहेगा कि अभी मैं क्या करूं, कैसे करूं, मुझे भी चोरी करनी है, जेब कतरा बोलो, जो भी बोलो, और वो सुखी भी नहीं रहेगा, क्योंकि जो खाना भी खाएगा उसमें उसको शांति नहीं मिलेगी, शांति से नींद भी नहीं आएंगे। वो जीवन ही ठीक है, उसको लगता है कि मैंने पैसे ला लिए, चोरी कर ली, लेकिन जो मेहनत की पैसे से हमें सुकून मिलता है, हम कितने बिंदास होकर सोते हैं, शांति से जीते हैं, हमारे मन को अच्छा लगता है और उस रोटी का सुकून भी मिलता है। तो जैसे कि बुरे आत्मे वाले लोग हैं, अज्ञानता वाले, उनका चरित्र अच्छा नहीं है, तो उन्हें क्या होता है, कुछ लोग जैसे बैक बैटर बोलते हैं, चुगली करने वाले, यहाँ की बात वहां करना, कुछ तो भी किसी के लिए बुरा बोलते रहना, तो वो देखो मन से कभी अच्छे नहीं होते, कभी चिड़चिड़े होते हैं, कुछ ना कुछ उनके मन में चलते रहता है। लेकिन देखो जो एक हम अच्छे साधु का बोले या अच्छे इंसान का अगर हम सोचेंगे कि जिसका मन अच्छा है, जो अच्छे कार्य करता है, तो वो हर वक्त खुश रहता है, मतलब घर में भी खुश रहेगा, ऑफिस में खुश रहेगा, जहां भी जो वर्किंग उसके सराउंडिंग के लोगों को भी वो खुश रखेंगे क्योंकि उसका मन अच्छा है। लेकिन देखो कुछ लोग हमारे संपर्क में जो आते हैं ना, तो जिससे हमें बात करके बहुत अच्छा लगता है, 2 मिनट में अगर बात करें, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि हमारे निकट आने से ही हमारी ही मनस्थिति खराब होती है, क्योंकि कुछ ना कुछ किसी के लिए बुरा बोलेंगे, कुछ ना कुछ बातें ऐसे बोलेंगे कि जो हमें भी अच्छा नहीं लगता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो व्यक्ति मन से अच्छा नहीं है। तो इसी में
जो हमारा शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक स्वास्थ्य का है, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसी में इसके ऊपर किसी कुछ पूछना है? मैम, मैं एक वाक्य बोल रहा हूँ हाँ, बोलिए। जिसमें मुझे लगता है कि ये हम लोगों के हर व्यक्ति के जीवन में अगर आएगा तो हम लोग बहुत स्वस्थ रहेंगे और ठीक रहेंगे। सत्य, अहिंसा, प्रेम और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अर्थात विश्वास स्वस्थ जीवन के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। बिल्कुल सत्य का आधार अगर हम ले लें, बिल्कुल। आप बता रही हैं कि गलत ढंग से हमने पैसे कमाए, गलत ढंग से भ्रष्टाचार से हमने कुछ काम किया तो हमें सोने नहीं देगा। और हाँ। हमारे स्वास्थ्य के लिए या जिसको भी हम उसके आधार पर पालन पोषण करना चाहते हैं उनके लिए नहीं रहेगा। अहिंसा, हिंसा नहीं करना, ये तो हमारे भारतीय दर्शन का वो है, मतलब दृष्टिकोण है। प्रेम, प्रेम माने मानव मात्र से, और ये भी देखा गया है कि प्रेम लोगों ने अगर एक पेट रखा है और तो उसको कुछ हो गया तो वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं लोग, इतना प्रेम करते हैं उस दाग से या जैसे। तो ये चीजें ये लगता है, ये पाया जाता है, हम नहीं जानते उस बात को तो ठीक है, लेकिन उनके स्वास्थ्य के लिए, उन लोगों के लिए बहुत ही सकारात्मक जो है भूमिका अदा करता है वो चीज जो है। और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का अर्थ है कि हम जीवन में जो कुछ कर रहे हैं, जो चीजें कर रहे हैं, वो हमारे जीवन के लिए वो होंगी, मतलब फलदायी होंगी, अच्छी होंगी। इस दृष्टिकोण से अगर हम रहें तो उसके बाद में राम नाम या जो भी हमारे जो नेचुरोपैथी में और आयुर्वेदा में सबने इसको बहुत ही गहराई में बोला हुआ है, तो उससे हमारे स्वास्थ्य के ऊपर सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। इससे रोगों के प्रति भी अगर हमें पढ़ाया गया कि शरीर पर दवा नहीं काम करती, विश्वास जो होता है दवा पर काम करता है, तभी जो है शरीर में कोई दवा जो है वो काम करती हुई दिखाई देती है। ये हमें पढ़ाया गया है, अभी यही आपके काल पढ़ाया गया आयुर्वेद में। तो अब हम लोगों ने शायद इसको समराइज कर दिया, इसीलिए हम स्पिरिचुअल होते हैं। स्पिरिचुअल का मतलब जो आपने कहा कि खाली पूजा पाठ ही नहीं है। पूजा पाठ तो हम आत्मिक शांति के लिए करते हैं, अपने आत्मा के सुख के लिए, अंतःकरण के सुख के लिए रहता है, और वही जो है हम लोगों के स्वास्थ्य पर जो है अच्छा प्रभाव डालता है। मैं इतने में ही समराइज अपनी बात को। थैंक यू। बहुत अच्छा बताया। अब जैसे रामायण में कई दशरथ जी के बारे में की, उनकी जो उनके कुल के बारे में कि रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए, ऐसे कुछ ही है वो। तो जो संस्कार है, जो पीढ़ी आज उनके आज भी बताते हैं, अब जिनके घर में अच्छे संस्कार होंगे तो कहीं ना कहीं उनके बच्चे अच्छा ही रहेंगे, अच्छे ही सीखेंगे। एक अपवाद हो सकता है कभी कभी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा हमने कभी देखा नहीं कि माँ बाप बहुत ही अच्छे, बच्चे बहुत ही बदमाश है। लेकिन अगर हमारा सराउंडिंग अच्छा, हमारे घर का वातावरण ही अच्छा नहीं है तो बच्चे क्या सीखेंगे? तो ये सब चीजें जो है ना, आध्यात्मिक चीजें बोलो, सामाजिक ये है, स्वास्थ्य का भी है, लेकिन समाज, एक अच्छा व्यक्ति हमारे घर से शुरुआत होती है। अगर हमारा घर का व्यक्ति बहुत अच्छा है तो एक व्यक्ति से समाज बनता है ना। एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, चार व्यक्ति, लेकिन अगर एक व्यक्ति पूरे एक कॉलोनी है और कॉलोनी में अगर एक इंसान बहुत बुरी प्रवृत्ति का है, दंगे करना, झगड़े करना, तो वहां पे क्या अशांति फैला देगा। तो एक व्यक्ति से भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। लेकिन अगर हमने सोचे कि हमारे घर से शुरुआत करें। अभी मैं एक छोटी सी चीज बताना, पर कई बार क्या होता है कि जनरली लोग बोलते हैं कि एक जैसे दुर्घटनाएं होती हैं, रेप बोलो जो, ऐसे या फिर लड़कियों की छेड़छाड़,
तो कई बार होता है कि लड़कियों से पूछा जाता है कि तुम कहाँ गई थी, क्या कर रही थी, किस वक्त आई, किस वक्त गई, लेकिन लड़कों को कभी नहीं पूछा जाता। क्यों? यानी अपवाद है, ऐसा नहीं है, सभी ऐसा नहीं करते होंगे, लेकिन ये चीजें दोनों को ही बराबर होनी चाहिए। और हमने ये भी सीख देना चाहिए कि जिस तरह तुम्हारे घर के लोगों को, बहन है, घर के लोग हैं, माता बहन है, उनको अगर कोई छेड़े, बुरा बोले तो तुम्हें दुख होता है। तो अगर हम दूसरों के बच्चों के साथ में ऐसा करें तो उन्हें, उनके घर के लोगों को भी बुरा लगेगा। तो ये सीख हमने हमारे घर से देनी चाहिए। तो उसका प्रभाव कैसा है? एक जन बोलेगा, दो जन बोलेगा, चार, ऐसा करते 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 समाज में अच्छी चीजें चली आई, तो ये घटनाएं होगी नहीं। उसका प्रमाण देखो, अभी सजा या ये चीजें बोलते कि सजा होगी, जेल होगी, लेकिन उसके बावजूद भी वो घटनाएं जो हो ही रही है। जो होता है, जो करना व्यक्ति करता ही करता है। तो उसका क्या है, इंसान बुरा नहीं होता है, लेकिन वो एक क्षण का जो उसके अंदर जो प्रवृत्ति जागृत होती है ना, राक्षसी वाली, तो जो इंसान सात्विक होगा, उसके विचार अच्छे होगा, तो कितनी भी बुरी कंडीशन आ जाए, लेकिन फिर भी उसकी विवेक बुद्धि का नाश नहीं होगा। वो सोचेगा कि नहीं, हावी नहीं होने देगा, बुरे विचार उसके मन पे हावी नहीं होंगे, नहीं, मैं ये कार्य नहीं करूंगा, बुरा विचार मैं नहीं कर सकता। भले ही 2 पल के लिए उसके मन में आज, लेकिन वो फिर भी वो कंट्रोल कर लेगा। तो वो कहाँ से आया? उसके आध्यात्मिक विचार से, उसकी अच्छी सोच से, ये अच्छी संगत से। तो ये सब चीजों का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए हमें घर से बोलो, बाहर बोलो, तो ये सब चीजों का हमने एक शुरुआत करनी चाहिए। अभी जब हम छोटे थे, स्कूल जाते थे, ग्राउंड में अगर हमें हमारे सर दिखे, टीचर दिखे, तो हम बात करना तो दूर की, सर उठाकर उनका तरफ देखने की हिम्मत नहीं होती थी। कहीं हम लोग कहीं बाहर गए हैं, कुछ काम से गए और हमारे गुरुजन दिख गए, उसी वक्त हमें मतलब एकदम डर का अनुभव होता था कि अरे, हम यहाँ खड़े हैं। लेकिन अभी आज का जो चलन है, तो बस क्लास खत्म हुआ, मतलब वो चीज नहीं रही। जितना हम देखते हैं ना कि गुरु के प्रति जो आदर भाव होना चाहिए या डर, अभी बच्चे तो ज्यादातर देखने में आता है जब हम बाहर जाते हैं, तो जैसे कभी मॉर्निंग वॉक के लिए जैसे हम अक्षय सर के साथ में जाते थे, यहाँ शिव टेकड़ी है, बाकी जगह है, तो वहाँ कोई किसी से डरता नहीं था। तुम किससे बात कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, किस तरह बिहेवियर है, मतलब जो लोग देख रहे हैं उनसे कोई किसी को मतलब नहीं। लेकिन यही बातें 20 साल पहले की जो थी, कि अगर पड़ोस के भी कोई बड़े बुजुर्ग दिख गए तो डर लगता कि नहीं, हम यहाँ खड़े हैं, हमारे घर में शिकायत लगाएंगे या डांटेंगे, या उन्हीं से मैं डर लगता था। लेकिन अभी चीजें थोड़ी अलग होती जा रही है कि कोई किसी से बाहर से, तो ये बर्ताव ही बदल गया। सब लोगों की जीने की शैली बदल चुकी है, विचार बदल चुके हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सभी यंग जनरेशन बुरी है। कुछ लोग बहुत अच्छे भी कार्य कर रहे हैं। जब उन्हें छुट्टियां होती तो ओल्ड हाउस में विजिट करते हैं, सोशल वर्क भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बदलाव तो बहुत ज्यादा मतलब आया ही है। आजकल कैसे बच्चों को मैडम जो शिक्षा देनी चाहिए वो शिक्षा मिलती ही नहीं। हाँ, जैसा कि पहले इसमें उपनिषद, गीता का पाठ, हाँ, हाँ, ये जो आध्यात्मिक जो ये रहता था वातावरण, हाँ। वो अभी नहीं मिल रहा उनको। और उन्हें शाम में जो बोलते हैं ना मराठी में शुभम करोति, शाम में दिया लगाना, पास में बैठकर ये थोड़े से प्रार्थना करना। उसके बाद में देखो, जो बड़े हमारी दादी नानी जो होती है, हमें कुछ कहानियां बताना, साथ में सबने बैठ के भोजन करना एक साथ बैठकर, तो उसमें चर्चाएं होती थी, काफी चीजों की जानकारी मिलती थी। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि बच्चे अपने अपनी थाली लेते हैं, सोफे पे बैठ जाते हैं, टीवी देखते हुए, गेम, और कई लोग बड़े अच्छे से बताते हैं। मुझे बुरा, सॉरी, मैंने इस वक्त ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कई मैंने नई जनरेशन को देखती हूँ, क्योंकि मैं एक बुटीक भी चलाती हूँ, तो जब वो आती है तो क्या बताती मुझे पता है? अरे, मेरी बच्ची जो है ना, बगैर मोबाइल का खाना ही नहीं खाती। मेरी बच्ची गेम बहुत अच्छे से खेलती है, उसको गाने, और मेरी बच्ची तो सिर्फ 3 महीने की है, 4 महीने की, उसको गाने गा दो तो बड़े अच्छे से खेलते रहते, सुनते रहती। ये क्या हुआ? आने छोटे छोटे बच्चे आपने अपने सराउंडिंग में देखे हैं, देखे होंगे कि साल भर का बच्चा, 2 साल का बच्चा गेम और कार्टून और क्या क्या उसमें बिल्कुल देखते, जबकि इसके जो रेज होती है हमारे शरीर के कितनी हार्मफुल है। लेकिन वो छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल दिया जाता है। लेकिन हम, मन को दुख होता है ये सब चीजें जब देखते हैं ना, मन को बहुत दुख होता है कि हमारी पीढ़ी जिस वक्त बच्चों के साथ में खेलना चाहिए, उनको कहानियां बतानी चाहिए, अच्छी चीजें बतानी चाहिए,
वो सब चीजों से सिर्फ मोबाइल उनके नहीं बोलते हमारा बच्चा ना, अरे उसको तो सारी चीजें आती है मोबाइल की, तो उनको उसमें बड़ा प्राउड फील होता है कि हमारे बच्चों को इस मोबाइल का बहुत आता है। और घर में अगर 3 व्यक्ति भी है तो अपना अपना मोबाइल लेकर व्हाट्सएप चेक करेंगे, मैसेज डालेंगे। अरे दुनिया भर से तुम नजदीक हो गए, दुनिया भर से। इस देश को हम कई बार तो ऐसा था, कई देश के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है, फेसबुक के जरिए वो व्यक्ति हमारे दिल के करीब है, और जो हमारे घर के अंदर व्यक्ति उसका क्या सुख है, क्या दुख है, क्या परेशानी है, मतलब एक चर्चा होनी चाहिए, वो चर्चा ही नहीं रही। एक दूसरे से बातें शेयर करना, बातें सुनना, कुछ गपशप करना, ये बातें ही नहीं रही लोगों में, परिवार में, वो ही कुछ परिवार में। लेकिन जितने भी हम अभी परिवार देखते हैं, कई दिन हम मुंबई रहे, पूना रहे, तो पूना मुंबई के तो लोगों को तो बिल्कुल समय, पड़ोस में कौन रहते वो भी नहीं पता है, वो भी नहीं पता। लेकिन अभी सिटी की जो कॉलोनी है, कुछ कॉलोनी थोड़ी छोड़कर आजू बाजू में ना डोर खोलेंगे ना किसी से, अगर कोई बात भी करते बाहर खड़ा तो उनको लगता कि ये तो गंवार टाइप के लोग हैं, अनएजुकेटेड पर्सन है, इस तरह का उनके लिए सोचा जाता है। तो अभी का जो वातावरण है बहुत अलग जा रहा है। और जब भी अभी जो बताए कि हमारी जो भी बुक्स है, भगवत गीता बोलो, जो भी बोलो, अच्छी किताबों का अध्ययन, पूजा पाठ, कुछ प्रार्थनाएं, और जो पहले जब खाना खाने बैठे थे बगैर प्रार्थना किए, भगवान का नाम लिए खाना नहीं शुरू करते थे। बच्चों को रहता ही था कि शाम का तुम्हें दिया लगाना ही है, प्रार्थना करनी है, सुबह जल्दी उठना है। ये सारी चीजें वो एक बच्चों के ऊपर ये था कि हमारे पापा हमें 4-4:30 बजे की बात हम तो लाइफ में याद थी कि हमें कभी सोने मिला है, कभी भी नहीं। बिल्कुल सुबह उठाकर और हमें रनिंग के लिए ले जाते थे। तो हमें पापा ने, अरे जब हमारा उनका ट्रांसफर जब भंडारा साइड में था, गांव में तो कुछ अलग ही वातावरण था कि सुबह जल्दी से उठना, सुबह दिन निकलने के पहले झाड़ू हो जाना चाहिए, एक गोबर का सड़ा डालते थे। वो तो कई फायदेमंद चीजें हैं वो। अभी तो सारा स्टाइलिश और ये सब प्राकृतिक जीवन से हम तो नेचर से बहुत दूर हो चुके हैं। तो ये सारी चीजें देख, अभी थोड़ा सा देखकर अलग लगता है कि देखो हम कहाँ से कहाँ आ गए। ठीक है, जरूरत है अभी, इसके साथ में हमें बदलना भी पड़ेगा, उस कदम से चलना भी पड़ेगा। लेकिन हमारे जो घर का वातावरण है उसको तो भी हमने एटलीस्ट थोड़ी सी जो बच्चों को टाइम देना, थोड़ी देर उनके साथ में बातें करना। अभी मुंबई पूना के लोग जैसे बताते हैं कि सैटरडे संडे वाले पापा, ये तो हमें कॉन्सेप्ट ही पता नहीं था। जब पनवेल में मैं थी अभी प्रैक्टिस के लिए, तो वहां आकर लोग बताते थे, जब कैसे गपशप होती थी, बातें होती थी, क्योंकि जब बच्चे सोए रहते हैं तो वो निकल जाते हैं, और जब वापस आते जब भी बच्चे सोए रहते हैं, तो सैटरडे संडे ही अपने बच्चों को मिल पाते। तो ठीक है, वो तो उनका वो दिनचर्या है। लेकिन करियर करियर करते 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 जहाँ जरूरत नहीं है वहां भी 2-2 लोग जॉब करते हैं, जहाँ जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैम मैं पुणे में रहता था 1984 जुलाई से 1989 मार्च तक था यहाँ पर। हाँ, हमारे दोस्त लोग बोलते थे कि यहाँ से लोग पुणे से बम्बई जाते हैं सर्विस करने डेली। हाँ। और वो लोग जो है प्रतिदिन सुबह निकल जाते थे, और क्योंकि वहाँ का टाइम होता था पहुँचने के लिए, और वहाँ से जब आते थे तब बच्चे सो जाते थे, और उसके बाद में सैटरडे संडे वापस होते हैं। तो मिलते ही नहीं, आप तो बता रहे हैं सैटरडे संडे वाले पापा मिलते हैं। तो अब बताइए कि जो बच्चों को संस्कार क्या आया दे सकती क्या, उसके क्या मतलब, उसे तो सिर्फ पैसों से मतलब है, बस उनका उतने घंटे उन्हें बच्चों को संभालना है, चाहे फिर वो नींद की दवाई देकर। ये काफी किस्से हुए, मतलब हमने काफी चीजें सुनी है, क्राइम पेट्रोल में देखा भी है, न्यूज में कितने किस्से हो चुके हैं कि वो बच्चों के साथ में क्या क्या दुर्घटनाएं होती है, उनके साथ में मतलब क्या क्या खाने में दिया जाता है, कितना बुरा व्यवहार होता है। लेकिन फिर भी पैसा पैसा पैसा। लेकिन ये तो भी अच्छा है, इस पैसे को हम एक साथ में कहीं भी लेके नहीं जा सकते, और उस पैसे का उपभोग भी तुम नहीं कर सकते। पूरी लाइफ पैसा 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 कमाते कमाते पूरा जब हेल्थ खराब हो जाती है रिटायरमेंट तक, और फिर वही पैसा तुम हेल्थ वापस लाने के लिए ही यूज करते हैं, तो क्या हुआ कि ना हेल्थ रहती है, ना पैसा रहता है, ना मानसिक स्वास्थ्य रहता है। तो सबके साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन फिर भी हमें ऐसा लगता है कि जॉब बहुत जरूरी है, पैसा भी, लेकिन उसकी भी एक सीमा है, उतना उसके पीछे जाने का एक सीमा। क्योंकि
हमें जीवन के लिए हमने अपनी आवश्यकताएं बहुत बढ़ा ली। हमें पेट के लिए इतना नहीं चाहिए। पहले के लोग कितने खुशी खुशी, देखो एक ही व्यक्ति कमाता था और पूरे घर शांति सुख चैन से रहकर शांति से उनका जीवन चलता था। लेकिन अभी पूरे के पूरे घर के व्यक्ति सब लोग जॉब करते हैं, सबकी अर्निंग होती है, फिर भी कहते हैं कि हमारे पास पैसा ही नहीं बचता, क्योंकि जितनी हमें खाने के लिए रोटी नहीं चाहिए। तुम्हारे मोबाइल के महंगे से महंगे शौक, जिस मोबाइल में 10,000 के मोबाइल में भी काम चलता नहीं बोलते पड़ोस में 1 लाख रुपए का आईफोन और क्या क्या, वो तो हमें कुछ ही नहीं पता और क्या क्या आ गए। तो हमें चाहिए, क्योंकि एक क्या बोलते हैं कि एक उनके मन में कि उसके पास महंगी गाड़ी है, एक दिखावा दिखावा बहुत बढ़ गया। हमारा इंटीरियर ऐसा होना चाहिए, हमारे पास ये, और सेटिस्फेक्शन कहीं नहीं है। उसी दिन हमने बताया कि हमें अगर साइकिल वाला सोचता है स्कूटर चाहिए, स्कूटर वाला चाहिए थे कि हमें अच्छी बाइक चाहिए, बाइक वाला चाहता है 4 व्हीलर चाहिए, 4 व्हीलर, और उसमें कहीं कोई स्टॉप ही नहीं है। इंसान की इच्छाओं का उसके मन पे लगा। इसीलिए कहते हैं कि नेचुरोपैथी में हमें अच्छा जीवन कैसे जीना, हमारा मन को शांत कैसे रखना, अपनी जितनी जरूरत है उसी में हम खुश कैसे, ये सारी चीजें नेचुरोपैथी की वजह से हम लोग सीख सकते हैं। और हेल्दी लाइफ तो हम जिएंगे ही, लेकिन हमारे मन को भी शांति, हमारे मन को एक लगाम कैसे लगाना, उसी में जो है वही पर्याप्त है, जितना है उतना ही पर्याप्त है। उस कॉन्सेप्ट से जियोगे तो देखिए 10,000 वाला भी अपना घर का खर्चा उठाता है और लाख रुपए आने वाला भी, लेकिन दुखी दोनों है। क्योंकि हम इन चीजों से जो एग्जाम्पल दे रहे देखा हुआ है कि हमारे कस्टमर ऐसे है, 10,000 वाले भी आते हैं, 2.5 लाख रुपए पेमेंट वाले भी आते, फिर भी वो 10 तारीख को कहते हैं कि मैडम मैं कपड़े इस अभी का पेमेंट मैं बाद में कर दूं, क्योंकि इस महीने का ये खर्च हो चुका है पूरे पैसे, अभी कुछ बैलेंस ही नहीं बचा। अब बताइए 10,000 वाले भी वही बात बोलेंगे और 2.5 लाख वाले भी, क्योंकि उनकी जरूरतें उस हिसाब से बहुत ज्यादा बढ़ गई। कोई भी इंसान खुश नहीं है, एक लिमिटेड लोग छोड़कर, नहीं तो उनकी जरूरतें अभी बहुत ज्यादा बढ़ गई, सोच बढ़ गई, जरूरतें बढ़ गई। हमारे बच्चों को ऐसा चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा चाहिए, इतनी महंगी चीजें चाहिए, खाने के लिए ऐसा चाहिए, रेस्टोरेंट चाहिए, अच्छा रेस्टोरेंट में भी जाना है तो वो वाला ही चाहिए, 5 स्टार चाहिए। अरे इस तरह करते करते इंसान ने अपने जीवन को, और जो ये है ना इनकी क्या कहेंगे, ईएमआई भरते भरते, मोबाइल का बोलो, घर का बोलो, गाड़ी का बोलो, उसी में इंसान परेशान है। उसकी वो कभी भी जरूरतें ना पूरी हुई है ना कभी खत्म होती है, एक के बाद एक शुरू ही रहती है। तो इस तरह हमारा शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य है। तो इस पे हमने सबने जरूर सोचना चाहिए कि हमें क्या पर्याप्त है हमारे लिए, और हमें कितना दौड़ना है और कहाँ रुकना है। ये हमें अपने आप पे हमें लगाम लगाने चाहिए, दूसरा हम पर लगाम नहीं लगाएगा। जरूरतें हमारी कहाँ और कितना हमने बच्चों, हमारी प्रॉपर्टी ये 4 बंगले और 10 गाड़ियां आपने खड़ी कर दी वो नहीं है। हमने अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं रखा, लेकिन अगर उन्हें हमने काबिल बना दिया वही हमारी प्रॉपर्टी है। अच्छे संस्कार दे दिए, वो अपना सही कर लेगा, हमें उसे बैंक बैलेंस देने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आपके पास में कितना भी बैंक बैलेंस है, कितनी भी प्रॉपर्टी है, लेकिन बच्चा अगर नालायक है, जुआरी है, शराबी है, तो वो चीज ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाली, उसका नाश ही होगा। वो व्यक्ति खुद का तो नाश करेगा ही करेगा, लेकिन धन का नाश करेगा और खुद के शरीर का भी नाश करेगा। तो इसीलिए हमें ये सोचना है कि हमारी जो मेन प्रॉपर्टी है वो हमारे बच्चे हैं, हमारे रिलेशन है, वही हमारी पूंजी है, और हमारा स्वास्थ्य, तो उसे हमने किस तरह अच्छा रखना है। ठीक है, तो ये आगे हम दिनचर्या ऋतुचर्या में पढ़ेंगे कि हमारा उठना बैठना खाना किस तरह होना चाहिए। ठीक है, अभी हम आज देखते हैं पर्यावरण आरोग्य। तो पर्यावरण के बारे में क्या बताना चाहोगे, कोई बताएगा इसके ऊपर? हमारा स्वास्थ्य पर्यावरण के इससे कैसा जुड़ा हुआ है? हेलो हेलो मैडम। हाँ बोलिए। जैसे हम जीव है और जगत जो है और निर्माता है जगदीश। जीव जगत जगदीश तीनों का संबंध है, मतलब एक त्रिकोण है। तो
अगर हम हमारे आजू बाजू में जो पर्यावरण है उसमें रहने वाले जो जीव है उनका सुख भी वो भी सुखी हो तभी हम सुखी रह सकते हैं। बिल्कुल। अगर हम उनका नाश करेंगे तो हम कैसे सुखी रहेंगे? क्योंकि ये जो अभी भगवान ने जो बनाया है पृथ्वी पे, तो जैसे चींटी से लेके हर चीज बनाई हुई है, तो कुछ तो कारण होगा ना, उनकी कोई तो जरूरत होगी, तभी तो बनाया गया है। हर जीव जंतु की हमें हमारे पृथ्वी पे सभी जीव की जरूरत है। जी जी तो अगर हम उन्हें नष्ट करेंगे, अब कहते हैं कई बार लोग क्या करते हैं कि अभी थोड़ा सा बाहर निकलो तो क्या होता है कि खेती कम होती जा रही है। जैसे पहले होता था कि एक लिमिटेड जगह पे ही एरिया होने चाहिए, प्लॉट्स होने चाहिए, ग्रीन जोन जाता था। अब क्या हो रहा है कि भ्रष्ट अधिकारी, किसी के लिए पर्सनल किसी के लिए नहीं बोला जा रहा है, लेकिन जो हो रहा है वो हम बता रहे हैं। तो जब ग्रीन जोन में भी अगर तुम प्लॉट बना सकते हो तो किसके चलते हो सकता है ये? किसके चलते होगा ये? भ्रष्टाचार। हाँ, क्योंकि जब तक उसको परमिशन नहीं आएगी तब तक वहां पे तुम उस प्लॉट को सैंक्शन नहीं होगा, उसको तुम सेल नहीं कर सकते, है ना? लेकिन जब इतने थोड़े से इसके लिए, थोड़े से पैसे के लिए ये भ्रष्ट लोग ये नहीं सोच रहे कि हम कितना नुकसान कर रहे हैं, हमारे पर्यावरण को कितना बिगाड़ रहे हैं। जैसे अभी पेड़ पौधे कितने काटे जा रहे हैं, कितने नष्ट हो रहे हैं, जंगल। पहले अभी ये फॉरेस्ट ऑफिसर क्यों रहते हैं कि हमारे जंगल की सुरक्षा हो, उसमें क्योंकि वहाँ बहुत वन औषधियां होती है कि जो जानवर होते हैं उनके संरक्षण के लिए, सभी चीजों के लिए। अगर जंगल नहीं होंगे तो बारिश भी नहीं होगी। अब कई शहर में ऐसा होता है कि स्टेट में कि सूखा पड़ता है, तो उसका कारण ही होता है। तो अगर हम लोग ये छोटी छोटी चीजें, अब कई लोग क्या बोलते हैं कि मैं अकेला व्यक्ति क्या करूं? कोई भी चीज अकेले व्यक्ति की नहीं है, लेकिन तुम शुरुआत तो करो। अरे तुम 4 लोगों को टोकोगे तो वो 4 लोग, मैंने लास्ट टाइम में बताया था एक पीरियड में कि अगर कोई भी चीज का, अगर हमने 4 लोगों को बताया, अगर हमने सोचा कि नहीं मैं ये चीज नहीं करूंगा, ये चीज गलत है, मतलब गलत है। आज भी चलो इसके ऊपर एक बात निकली, तो हमारे यहाँ गुंडेवार साहब थे, नगर परिषद के यहाँ के आयुक्त थे। तो उनका काम, मतलब मुझे बहुत इच्छा थी लास्ट था कि उनसे एक बार तुम्हें मिलना चाहिए। उनका काम इतना बढ़िया था कि उन्होंने अमरावती शहर को इतना क्लीन और सुंदर बना दिया था सिर्फ 7 महीने के अंदर। लेकिन जो यहाँ के भ्रष्ट नेता है, बिल्डर्स हैं, उनके चलते उनको जाना पड़ा। शायद वो रिटायरमेंट के 3-4-5 साल बाकी थे, कुछ उनका पूना वगैरह कुछ तो भी किसी ने सुना भी होगा, या फिर कभी सर्च करने से पता भी चल जाता है। तो उस व्यक्ति को मैंने देखा कि ऐसे काम करवाते थे और उनके चलते लोग बोलते कि मैं अकेला अधिकारी क्या करूं। लेकिन हमारे यहाँ की सराउंडिंग की सफाई, नालियों की सफाई, पूरा, अभी चीजें मैं इसलिए आपको बता रही हूँ सबको कि हमारा अभी चल रहा है पर्यावरण आरोग्य। तो नाली से लेके और कचरा, बिल्कुल अगर किसी ने कचरा जलाया तो उसके लिए फाइन, कहीं बाहर बाथरूम गए उसके लिए फाइन, यानी हर चीज के लिए इतना अच्छा कर दिया था उन्होंने, इतना अपडेट किया था सब कुछ कि बता ही नहीं सकते। 8 महीने के अंदर अमरावती पूरी चकाचक, सब लोग डिसिप्लिन हो गए थे। लेकिन यहाँ के कुछ भ्रष्ट नेता है, जो बिल्डर्स थे, जिनके काम मतलब उन्होंने सैंक्शन से कुछ ज्यादा काम किया था, कि इन्होंने पार्किंग नहीं छोड़ी थी, तो उसका प्रेशराइज करके, ये होते हैं ना इनके लोगों के, बोलते कि हमारे हाथ बड़े लंबे हैं। फिर भ्रष्ट लोग ही है जिनको हम चुनते हैं, वही हमारे, अगर उन लोगों ने सोच लिया ना कि एक साधारण नगर सेवक ने भी सोच लिया कि मेरे एक वार्ड को मैं कितना सुंदर बना सकता हूँ, उसके हाथ में बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन ये कुछ लोग अफवाह छोड़ के, उनका काम ऐसा होता है कि बस चुनकर आना है। अगर एक साधारण व्यक्ति भी होता है ना, कि जो झोपड़ी में रहने वाला भी नगर सेवक, वो कई बगीचों का, खेत का, फ्लैट्स का, बंगलों का मालिक बन जाता है 5 साल के अंदर। तो सोचो कितना पैसा ये लोग खाते हैं और कितना पैसे का, मतलब भ्रष्टाचार से ये करते हैं, काम कुछ नहीं करते। तो किसी एक पर्सनल निजी किसी के लिए नहीं चीजें, लेकिन जो हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जो चीजें हो रही है, कि हमारे वार्ड में भी ऐसे हाल है कि झाड़ू वाली बाई नहीं आएगी, सफाई वाले कब, नाली साफ करने वाले कभी तो भी
8-15 दिन में एक आध बार आएंगे, वो भी नाली वैसे ही क्लीन करेंगे, कचरा वहीं पड़ा रह जाएगा, झाड़ू कभी लगेगा नहीं। लेकिन पहले ये सब चीजें नहीं थी और कचरा पूरा क्लीन करके उठा के कंटेनर में डाल के और फिर वो कंटेनर खाली करवा के वो शहर से बाहर जाता था। लेकिन अभी हर कॉलोनी फ्लैट के बाहर लोग क्या करते हैं, पॉलीथीन कचरा सब कुछ यहाँ वहाँ फेंका पड़ा रहता, वो फैलते रहता और गाय जानवर वो खाते हैं और वो पॉलीथीन के समेत खाते। कई लोग क्या करते हैं, खाना भी फेंकते हैं तो पार्सल जो लाते हैं ना तो उसी पैकेट में रैप करके फिर से बाहर फेंक देते हैं और वही फिर डॉगी है गाय है वो सब खा के और वो बीमार पड़ते हैं। तो लोग कैसा है कि हम अच्छा किसी को बोलने भी जाओ ना तो हाँ तुम हमें मत सिखाओ, लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम बोलना छोड़ दे। जरूर बोलना है, जहां हमें गलत दिखता है वहां हमने बोलना ही चाहिए, बिल्कुल बोलना चाहिए। अभी एक चीज लास्ट टाइम में अक्षय सर एक यहाँ विश्वकर्मा में जब लेक्चर लेते थे, पूना के सर ने बताया, मैंने उनसे एक क्वेश्चन किया था कि मैंने बोला कि पूना में मैंने बहुत जगह देखा है पीपल की पेड़ बहुत है, बहुत ज्यादा, और नए भी बहुत लगाए। तो मैंने ऐसे भी हुआ कि वहां के लोगों ने पीपल, क्योंकि एक पीपल ऐसा है कि जिसमें 24 आवर ऑक्सीजन होता है, नीम में 18। तो उन्होंने बताया कि वहां की नगर परिषद ने उन्होंने एक कॉन्टेस्ट किया था कि जिसकी कॉलोनी में या अपार्टमेंट के बाहर सोसाइटी में सबसे ज्यादा पेड़ हरे भरे होंगे, जितने ज्यादा लगाए जाएंगे और उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा तो उनको एक गिफ्ट के तौर पे, मतलब उनका एक जाहिर किया जाएगा कि इन्होंने बहुत अच्छा काम है जो भी होगा उनका, तो उस तरह उन्होंने एक जाहिर किया था। तो इसीलिए नए पेड़ जो लगे थे वहां, इसका वो रीजन था। अगर ये चीज हमने सोचे कि हमारे अमरावती में जो भी शहर में रहते, हमने वहां के कलेक्टर से मिलकर या जो भी आयुक्त है उससे मिलकर ये चीजें अगर हमने सामने डाली जाए तो ये चीजें हम भी करवा सकते हैं। या अपने लेवल पे लेकर अगर वहां तक नहीं भी गए तो अपने 2-4 फ्रेंड ले लिए कि चलो हम एक संडे का हमारा दिन होता है तो एक गेट टुगेदर टाइप, यहाँ वहां जाने से अच्छा हम कुछ वृक्षारोपण भी करेंगे, थोड़ी हमारी गपशप भी हो जाएगी, मिलना भी हो जाएगा, 4 बातें भी जाएंगी और पर्यावरण के हम लोग जो निसर्ग के सानिध्य होते हैं हमारे अच्छे हेल्थ के लिए, उससे भी हम लोग नजदीक रहेंगे। ये चीजें भी हम कर सकते हैं। तो तुम्हारा देख के 4 लोग और करेंगे, 4 लोग, ये चीजें तो फिर फैलती जाएगी, क्योंकि हमें देखकर कोई तो करेगा। व्यक्ति बुरी नहीं है, बस उन्हें कैसा है कि थोड़े मोटिवेशन की जरूरत है, उन्हें थोड़े बताने की जरूरत है। तो इस तरह क्या होता है कि पर्यावरण का एक जन के हाथ में नहीं है कि हम क्या कर लेंगे, हम क्या कर अकेले, लेकिन शुरुआत कर सकते हैं। भला ही तुम बहुत बड़ा बदलाव नहीं ला सकते, लेकिन शुरुआत जरूर कर सकते हैं और तुम्हारा देख के 4 लोग और भी कर सकते हैं और वो 4 लोग फैलते 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 कई नहीं कोई सुनेगा, हमारे फ्रेंड तो हमारे सुनेंगे, हमारे घर पे तो हमारे सुनेंगे, तो एटलीस्ट हम लोग नहीं दूर अपने एक कॉलोनी का जो गार्डन है वहीं हम 4 पेड़ लगा दे, हमारे आंगन में जो थोड़ी जगह होगी वहीं लगा दे। अब जो फ्लैट में रहते हैं उनको अगर जगह नहीं है तो हर फ्लैट के लिए देखा गया है कि एक गार्डन जरूर होता है। उस गार्डन में आप बरगद, पहले के पुराने लोग जो है गपशप करने बैठते थे, एक तो पीपल का पेड़ वहां होता था, बरगद का होता था। जो चौपाल वगैरह देखा है किसी ने कि जो गांव के बाहर जगह होती जहाँ मंदिर होता था, चौपाल होती थी जहाँ लोग बैठते थे शाम में गपशप करते थे, तो वहां जनरली एक तो बरगद का पेड़ या फिर पीपल के पेड़ जरूर होते थे ना। जी हाँ, और बरगद के पेड़ में और पीपल में औषधि गुण भी बहुत है, नीम में तो है ही है। एक तो हमारा एक भगवान ने दिया हुआ एक वरदान ही है नीम हमारे लिए, लेकिन जो भी पेड़ पौधे हैं, बबूल बोलो, बरगद बोलो, पीपल बोलो, ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। ये जो बबूल है ना, बबूल के अगर थोड़े से पत्ते चबा लिए जाए, सुबह जब वॉकिंग के लिए जाते थे, अब पुणे सिटी में तो मुंबई में तो नहीं मिलेंगे, लेकिन जो यहाँ वैसे अमरावती शहर में तो हमारे मिल जाते हैं, ये गांव में होंगे और कहीं शहर में होंगे, तो उसको या फिर चबा लिए 8-10 पत्ते। एक नारियल पानी पीने में जितनी एनर्जी मिलती है ना, उतनी एनर्जी उस बबूल के पत्ते चबाने के बाद उसका रस पीने में मिलती है। उसी तरह हमारे नीम के पत्ते, जो अगर हम सुबह घूमने जाते हैं तो 7-8 नीम के पत्ते चबाते चबाते घूम लिए, हाँ? तो ये हमारे लिए मतलब फायदेमंद बोलेंगे कैसे, एक हमारा ब्लड साफ करेगा। तो ब्लड साफ अगर हमारा जैसे स्किन प्रॉब्लम क्यों होती है,
जब हमारे टॉक्सिन्स हमारे ब्लड में मिल जाते हैं तो हमें फोड़े फुंसी होंगी, पिंपल्स होंगे, स्किन प्रॉब्लम होंगी, खुजली होंगी। लेकिन देखो अंदरूनी जाने दो, जो अगर तुम कभी करके देखना, अगर तुम्हें इचिंग हो रही है, डैंड्रफ है, तो नीम का पानी बॉईल करो, उस पानी से नहाओ। देखो 2-3 बार नहाने से ही तुम्हारी डैंड्रफ तो कम हो जाएगा और स्किन प्रॉब्लम भी खत्म हो जाती है। पहले के लोग देखो, जो पुराने लोग बताते थे कि नीम की छाल उसको जलाकर उसकी भुट्टी बनाकर और नारियल के तेल में उस स्किन की जगह पे लगाते थे। अभी आजकल तो सारी एलोपैथिक दवाएं के भरोसे ही जीते हैं, ये चीजें तो करते नहीं है। और उसी तरह नीम का काढ़ा पेट में भी दिया जाता था, बुखार के लिए भी यूज किए जाते थे। उसके बाद में पीपल के जो पत्ते हैं वो ब्लॉकेज के लिए बहुत फायदेमंद है। वैसे बरगद बरगद के जो पेड़ में जो दूध चीख निकलता है उसके औषधि गुण बहुत है। उसके बाद में जो उसके रूट्स होते हैं वो तेल में नारियल के तेल में अगर उसको बॉईल करके बालों में लगाया जाए तो बाल हेल्दी रहते हैं, बढ़ते हैं, घने होते हैं। यानी जो हम कहते हैं जैसे ऐड देखते हैं डैंड्रफ का दिखाते हैं, शर्ट पे दिख रहा है, फिर ये वाला लो और वो वाला लो, एंटी डैंड्रफ लो, ये सारी ऐड। लेकिन ये सब करते 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 लोगों के बाल कम हो जाते हैं, झड़ जाते हैं, लेकिन फर्क कुछ पड़ता नहीं। गंजा हो जाता है इंसान धीरे 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 करके, लेकिन बाल आने की तो बात दूर, लेकिन वो उड़ते 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 एक दिन पूरे उड़ जाते हैं। जैसे रामदेव बाबा बताते हैं कि हम शैम्पू करते हैं और हमारे बाल बड़े लहराते हैं, और लहराते लहराते ऐसा होता है एक दिन कि वो बाल हमारे सर पे ही नहीं रहते हैं। है ना सही बात? लेकिन पहले के लोग देखो उनके दांत और बाल साथ में रहते थे। मेरे मम्मी की जो है मम्मी उनका रनिंग एज है 100 अभी, लेकिन उन्होंने डाई तो कभी किया नहीं, लेकिन उनके आधे बाल अभी भी काले हैं, आधे बाल। और जब हमारे नाना गुजरे थे उनकी एज थी 98 ईयर, लेकिन उनके पूरे दांत साथ में गए थे, पूरे दांत। तो जिस तरह उनका खान पान था, और वो दातुन करते थे, कभी नीम की दातुन कर दी, कभी बबूल की दातुन कर ली, तो उससे उनके गम से अच्छे रहते, मजबूत रहते थे, और राख से भी दांत साफ करते थे। और उनका हाँ खाना पीना शुद्ध था। लेकिन अभी कहता है कि हम बहुत चीजें अगर नहीं भी कर सकते हैं, ऑर्गेनिक चीजें अभी लोगों ने शुरुआत की है, नहीं मिलेंगी जिसको, लेकिन उसके लिए भी हम अगर अपनी दिनचर्या हमने बदल ली, उठने बैठने के, सोने के तरीके, खाने के तरीके, जूस सूप, फिर हमारा फास्टिंग, ये सारी चीजों से हमारा जीवन शैली जो है वो अगर हमने थोड़ा सा बदल दिए तो हम अपने आप को जो है बहुत हेल्दी रख सकते हैं। और हमारा क्या चालू था कि पर्यावरण के बारे में, तो पर्यावरण में क्या होता है, हमारी पूरी सृष्टि वायु पर निर्भर है। तो वायु क्या है, वायु का एक जो है एक गैस का मिश्रण है जिसमें रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन होता है। और वायु में क्या होता है, मुख्य ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑर्गन तथा जल बाष्प विद्यमान होते हैं। इसके अतिरिक्त वायु में धूल के कण होते हैं, उसके बाद में कुछ कीटाणु भी होते हैं। तो ये जो कीटाणु होते हैं, और कीटाणु कब होते हैं कि जैसे जहाँ बहुत सारा फैक्ट्री है, ईटा की भट्टी है, या फिर कुछ क्या होता है कि प्लास्टिक जलाना, कुछ डिस्पोजल चीज जलाना, तो उससे जो है ना पर्यावरण खराब होता है। और उसमें क्या होता है, ये जो पर्यावरण खराब होना, आरोग्य खराब होना। अभी गांव में ज्यादातर लोगों का स्वास्थ्य खराब नहीं होता है, शहर में होता है। और शहर में भी कहा कि जहाँ बहुत ज्यादा फैक्ट्रीज है, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, बहुत ज्यादा सिटी में जैसा धूल मिट्टी सब कुछ बहुत ज्यादा हो रहा है। तो जहाँ पे बहुत ज्यादा देखो जैसे सिटी में दिन भर गाड़ियों की शोर, उसके बाद से उसका जो धूल मिट्टी उड़ने वाला, तो उससे क्या होता है कि अस्थमा वाले पेशेंट बहुत ज्यादा होते हैं, उनका मानसिक स्वास्थ्य खराब होता है, उनकी चिड़चिड़ होती है, क्योंकि वो चैन से ना दिन में सो पाते ना रात में सो पाते, उनका वहां से मानसिक स्वास्थ्य खराब हुआ। अब ये सब चीजें कहाँ से होती है कि पर्यावरण से। तो हमें पर्यावरण किस तरह हम अच्छा रख सकते हैं। अब हमारे प्राणी मात्रा के लिए चींटी से लेके इंसान, जो भी सब जीवित पेड़ पौधे, सबको पर्यावरण ऑक्सीजन की बहुत जरूरत है। अगर सोचो एक क्षण के लिए भी अगर पृथ्वी से वायु बंद हो जाए, बहना बंद हो जाए, तो क्या होगा।
इंसान रहेगा। और देखो भगवान ने हमें जिस चीज की जितनी ज्यादा जरूरत है उतनी हमें अवेलेबल की है। देखो हमें ऑक्सीजन की जरूरत बहुत ज्यादा है, हर क्षण है, इसलिए हम जहाँ हैं वहाँ ऑक्सीजन है। उसके बाद में पानी, और उसके बाद में आता है खाना। हम खाए बगैर कुछ दिन रह सकते हैं, कुछ नहीं होगा हमें। पानी के बगैर भी रह सकते हैं कुछ दिन, हाँ, लेकिन हम सांस के बगैर नहीं रह सकते। कुछ मिनट में हम ऐसे बिल्कुल तड़प के और बिल्कुल हम हमारे प्राण निकल जाएंगे। तो जो चीज हमें जितनी जरूरत है हमें भगवान ने उतना हमें अवेलेबल करके दिया है, पर्याप्त दिया है। लेकिन हमारे इंसान के लालच ने उसका संतुलन बिगाड़ने में लगे हैं। हमें ज्यादा जमीन चाहिए इसलिए जंगल काट रहे हैं। नदियां छोटी होती जा रही क्योंकि नदी के आजू बाजू में देखो घर जमीन, मतलब उसका लेते जा रहे हैं। उसके बाद में खनन जरूरत से ज्यादा, तो उससे क्या हो रहा है कि जैसे अर्थक्वेक होना, बैलेंस बिगड़, ये सारी चीजें क्यों हो रही है? क्योंकि इंसान ही उसको बिगाड़ रहा है ना। अब जैसे प्राणी मात्रों को वायु संशोधन क्रिया अनिवार्य है तथा वातावरण में सदैव विभिन्न गैसों का संतुलन बना रहता है। जिस प्रकार पर्यावरण बाहर होता है उसी प्रकार हमारे स्व अंदर भी है। जैसे पंच तत्व हमारे बाहर है, हवा, धूप, पानी, मिट्टी, सब कुछ, उसी तरह हमारे शरीर के भी अंदर है। अभी आप बोलोगे कि मिट्टी कहाँ है? हमारे अस्थि, इसमें जो लेक्चर हुआ उसमें आपने पढ़े भी होंगे। तो ये उसी तरह हमारे शरीर में है, उसी स्व अंदर भी है। तो पर्यावरण का श्वास क्रिया, जलने की क्रिया, धूल के कण, जीवाणु, सड़ने की क्रिया आदि कारण वायु की अशुद्धियां होती है। अब क्या होता है कि पर्यावरण खराब कैसे होता है कि जैसे कोई जानवर मर गया तो उसको बाहर ही फेंक दिए, उससे भी जो उसमें कीटाणु पैदा होते हैं वो वातावरण में फैलते हैं। उसके बाद में जो चीजें जलाते हैं उससे भी वायु की अशुद्धियां होती है। जो गैस निकलती है जो अलग अलग चीजों से, जो अभी फैक्ट्रीज है उससे भी वायु अशुद्ध होता है। उसमें क्या क्या निकलता है फिर, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अमोनिया आदि गैस स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। जिससे क्या होता है कि हमें बहुत ज्यादा विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं। हमारे श्वसन के रोग, त्वचा के रोग, नींद नहीं आना, ये किस तरह होता है कि पर्यावरण के अशुद्धि कारण। अभी पहले कहते थे कि जल जल जो नदी का जल होता था वो ऑलरेडी फिल्टर, देखो जो पहाड़ों का पानी जो गिरता था कितने तत्वों से, मिट्टी से और कई प्रकार के जड़े, पेड़ पौधे, उसमें से छनकर जो आता था पानी गिरता था, वो पीने के लिए बहुत अच्छा होता था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि नदी का पानी, क्योंकि जो फैक्ट्री है उसका पूरा अशुद्ध पानी हमारे नदी में छोड़ा जाता है, कुछ भी उसको शुद्ध ना करते हुए, और उससे पूरे नदी के जो नदी तालाब, नदी का पानी जैसे नाले का पानी, नाला मिलता है नदी से, नदी मिलती है समुद्र से। अब समुद्र के जीव जंतु भी उसी से, मतलब कई बड़े बड़े जीव जंतु मर रहे हैं, पॉलिथीन उनके पेट में जा रहा है, हानिकारक तत्व उनके पेट में जा रहे हैं। तो किससे हो रहा है कि ये सब इंसान कर रहा है। इंसान क्या सोचता है कि मैं पैसा कमा रहा हूँ, मेरा सब अच्छा हो रहा है, मुझे बाकी किसी से मतलब नहीं है। लेकिन आ जाके उसके घर तक भी वो बात आती है। अभी कई बार मूवी में या रियल में भी आपने देखा होगा सबने कि कई लोग नकली दवाइयां बनाते हैं, उसको मार्केट में लाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है बाय मिस्टेक कि वो चीज उनके घर में बीवी बच्चों तक भी आती ही है। कहते हैं ना कि घूम फिर कर कि जो तुम बोओगे वही तुम्हारे सामने आएगा। कहते हैं कि अगर तुमने किसी के लिए अच्छा काम किया, करते रहो, तुम फल की चिंता मत करो, तो वो घूम फिर कर कहीं ना कहीं से, देखो तुम किसी की मदद कर रहे हो तो भगवान तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं मदद करने वाला जरूर भेज देगा। लेकिन अगर तुम बुरे कर्म करोगे तो वो बुरा कर्म कहीं ना कहीं तुम्हारे बीवी बच्चों तक जरूर आएगा। ये प्रकृति का नियम ही है। तुम जो दोगे, जैसे बोलते हैं ना इको साउंड देते हैं, कि जो आवाज हम देते हैं, पहाड़ों में जाते हैं ना, सबने किया होगा ये वाला प्रैक्टिकल, तो वही 5 बार हमें रिटर्न मिलती है। जस्ट लाइक कि हमने अगर अच्छा काम किया तो जो विशेष है, मैं तो बोलूंगी 5 टाइम नहीं, 100 टाइम
प्लस होकर मल्टीप्लाई करके वो हमारे पास आएगा। ये बिल्कुल सच है। इसका तो इस एज में हमने कई चीजों का ऐसा अनुभव किया कि जो चीज तुम अच्छे करते रहो तुम्हारे साथ, क्योंकि हमें एक सुकून मिलता है अगर हमने अच्छा कार्य कर लिया ना। भला ही कभी कभी देखो परीक्षा अच्छे इंसान की होती है। हम लोग कई बार सोचते हैं कि वो गुंडा है, मवाली, उसकी लाइफ में तो कभी कुछ बुरा होता ही नहीं है। वो चोरी करता है, मर्डर करता है, जेल जाता है, वापस भी आ जाता है, फिर अच्छा काम करने लगे। लेकिन ऐसा नहीं है। उसके मन को शांति कहीं नहीं है, उसके परिवार में शांति नहीं है। वो सिर्फ हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन उसके मन में उथल पुथल होते ही रहती है। लेकिन जो अच्छे कर्म करते हैं, मैंने स्टार्टिंग में बताया, तो वो इंसान शांति से रहता है। उसके घर में भला ही 2 पल के लिए परेशानी से गुजरेगा, कुछ दिन वैसे जाएगा, लेकिन वो प्रॉब्लम अपॉप सॉल्व हो जाएगी। कोई ना कोई इसकी मदद करने आ ही जाएगा, उसका हाथ कोई ना कोई थाम ही लेगा। तो इस तरह हमारा पर्यावरण भी है। तो जैसे हमें जीने का हक है, वैसे पर्यावरण में सभी को जीने का हक है। और हमें कोई हक नहीं है कि हमें अपनी खुशी के लिए हम किसी को तकलीफ दें, किसी को घर को छीन ले। हाँ? तो मैं ये बता रही थी कि जैसे ग्रीन जोन में जाकर या पहाड़ों के नीचे जाकर जो बस्तियां बनती हैं और कहते हैं लोग कि हमारे घर में शेर आ रहा है, चीता आ रहा है, सांप आ रहे हैं, बिच्छू आ रहे हैं, लेकिन तुम उनके घर में गए, वो तुम्हारे घर में नहीं आए। तो जब अभी देखो, पहले हम जब छोटे थे ऐसे दिखता नहीं था हमें कि शहरों में, गांव में बंदर, अभी क्या होता है, दिखते नहीं थे इतने। लेकिन अभी कॉलोनी कॉलोनी में बंदर रहते हैं, क्योंकि जंगल ही कम हो गए तो कहाँ जाएंगे वो बंदर, कहाँ जाएंगे? वो तो शहर में भटकेंगे ना। तो इसी तरह फिर हम जिसके प्रति आवाज हमारा आवाज नहीं आ रही बराबर। प्रॉब्लम आ रहा है मैडम। चलो ठीक है, स्लो नहीं आ रहा मैडम। में डिस्कशन करेंगे कर आवाज नहीं बढ़ प्रॉब्लम आ गई, आवाज नहीं आ रही। हाँ, आवाज नहीं आ रही मुझे मैडम। हाँ सर आने वाले हो क्या आप कैंप के लिए? हेलो, अभी सोच रहे हैं, देख रहे हैं थोड़ा। हाँ? लेक्चरर वॉइस। हेलो, आप बोलिए ना। हाँ लेक्चरर हुआ क्या सर? शायद हो गए मैडम, मैडम लीव हो गए। हाँ